नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। आज आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं करने जा रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग हम विल के बारे में जानते हैं। अभी पीछे मेरे एक फैमिली फ्रेंड है मिस्टर राज मल्होत्रा, वो मेरे पास आए और वो भी विल के बारे में ही डिस्कस करना चाहते थे। वो 65 साल से ऊपर की उनकी उम्र है और वो एक अच्छी रियल एस्टेट कंपनी के प्रमोटर भी हैं और बहुत सारे दूसरे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर हैं। उनके पास बहुत सारे शेयर्स और डिवेंचर्स हैं और ऐसे एसेट हैं जो इनकम जनरेट करते हैं। उन्होंने बहुत सारे सवाल हमसे पूछे विल से रिलेटेड। फिर मैंने उनको ट्रस्ट से रिलेटेड बातें बताई कि आप एक रिवोकेबल ट्रस्ट या लिविंग ट्रस्ट बना सकते हो। तो उन्होंने फिर बाद में डिसाइड किया कि वो ट्रस्ट ही बनाएंगे। और तो सवाल ये उठता है कि राज मल्होत्रा साहब ने ये डिसीजन क्यों लिया कि वो रिवोकेबल ट्रस्ट पे जाएंगे या लिविंग ट्रस्ट पे जाएंगे, बजाय कि विल के ज़रिए वो अपनी प्रॉपर्टी का डिवोल्यूशन अपने आने वाले जनरेशन्स को करेंगे। तो जिसमें देखा जाता है कि जब भी आप ट्रस्ट या विल बना रहे हैं तो आपका इंटेंशन क्या है, आपका पर्पस क्या है, आप उससे क्या सिक्योर करना चाहते हैं, इन चीज़ों का हम पूरा एनालिसिस करते हैं। उन्होंने भी हमारे साथ 2-3 सीटिंग की और तब सारा डिस्कस किया। तो सबसे पहला जो फ़ायदा उन्होंने जो डिसीज़न लिया ट्रस्ट के फेवर में, सबसे पहला जो पॉइंट था कि आप जब ट्रस्ट बनाते हैं और उसमें जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं रिवोकेबल ट्रस्ट के केस में, कि आप प्रॉपर्टीज़ पे उसके इनकम पे अपना कंट्रोल रख सकते हैं। जो भी इस तरह की इनकम जनरेटिंग एसेट्स होते हैं उनके उससे जो इनकम जनरेट होता है उस पर अपना कंट्रोल रह सकते हैं और उसके बेनिफिशियरी भी हो सकते हैं। जो उससे इनकम निकलता है उसका आप बेनिफिट भी ले सकते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ एक और केस में। एक मिसेज विमला शर्मा हैं जो कि एक रिटायर्ड पब्लिक स्कूल की हेड हैं, प्रिंसिपल हैं और अब आज की डेट में वो एजुकेशनल काउंसलिंग करती हैं, एजुकेशनल प्रोफेशनल हैं। तो उनसे भी जब डिस्कशन हुआ और उनको भी जब सारे मैंने बिल के विषय विस हमने ट्रस्ट के बारे में जब सारी बातें बताई तो उन्होंने भी ये डिसीज़न लिया, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारे गवर्नमेंट बॉन्ड और शेयर्स थे और कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो रेंट जनरेट कर रही थी। तो कई राउंड के हमारे डिस्कशन हुए मिसेज बिमला शर्मा के साथ। तो वो उनके साथ सबसे बड़ी बात ये थी कि वो एक सिंगल मदर भी हैं, उनके 2 बच्चे जो अब बड़े हैं। तो उनका सबसे पहला जो कंसर्न यही था कि मेरे बाद मेरे बच्चों को किसी तरीके कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाना पड़े, जैसा कि प्रोबेट के केस में होता है कि उन्हें कोर्ट जाना होता है, सिटीजन सर्टिफिकेट के केस में होता है उन्हें कोर्ट जाना होता है। तो उनका ये सबसे पहला कंसर्न था कि मेरे बाद मेरे बच्चों को कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़े और इसलिए उनकी पूरी बच्चों की परवरिश उन्होंने एज ए सिंगल मदर की थी। तो वो इस चीज़ को इंश्योर करना चाहती थी कि कोई हैसल नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो बच्चों को मेरे बाद। और वो ये भी चाहती थी कि जो प्रॉपर्टी है आज की डेट में जनरेट है उस इनकम का कैसे उसका यूज हो, उसका भी डिसीजन मेकिंग उनके हाथ में रहे। तो इन सब चीज़ों का जब उन्होंने पूरा कंपेरेटिव स्टडी जब की गई और बताया गया उन्हें, तो उन्होंने भी डिसीजन लिया कि हम ट्रस्ट पे ही वो ट्रस्ट ही फॉर्म करेंगे और रिवोकेबल ट्रस्ट फॉर्म करेंगे और उसमें ही जिस अपने बच्चों को फिर बेनिफिशियरी बनाएंगी और उनके बाद भी वो सारी प्रॉपर्टीज़ उनके बच्चों को चली जाए। अब ब्रॉडली स्पीकिंग मोटे मोटे तौर पे अगर समझिए तो देर आर 2 काइंड्स ऑफ ट्रस्ट। 2 तरह के ट्रस्ट होते हैं, पब्लिक ट्रस्ट एंड प्राइवेट ट्रस्ट। हम यहाँ पे प्राइवेट ट्रस्ट से ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं या डिस्कस करना चाहते हैं। पब्लिक ट्रस्ट जो होता है वो या तो चैरिटेबल पर्पस से होता है या रिलीजियस पर्पस से होता है। और जो प्राइवेट ट्रस्ट होता है वो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 से गवर्न होता है और जिसके तहत हम रिवोकेबल या ई रिवोकेबल ट्रस्ट बनाते हैं। ये किसी भी व्यक्ति की अपनी पर्सनल ज़रूरत क्या है और किस पर्पज़ से वो बना रहा है, इन चीज़ों को दिमाग में रख के कि उसकी प्रॉपर्टी का डिवोल्यूशन कैसे हो, हम ये डिसाइड करते हैं कि रिवोकेबल बनाएं, इरिवोकेबल बनाएं, ट्रस्ट को बनाएं। वैसे अगर हम ट्रस्ट की मीनिंग को देखें या ट्रस्ट का एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग के देखें तो एक मेकानिज़्म है जिसमें कि आदमी अपनी प्रॉपर्टीज़ को डालता है और जिससे कि उस प्रॉपर्टी का यूज और उसके बाद में वो प्रॉपर्टी उसके बेनिफिशियरी को चला जाए। नॉर्मली फैमिली ट्रस्ट के केस में क्या होता है कि बच्चों को बेनिफिशियरी बनाया जाता है, चाहे एल्डरली पर्सन हैं जो और भी हैं उनको बेनिफिशियरी बनाया जाता है ताकि जो प्रॉपर्टीज़ इनकम जनरेट कर रही है उससे उनको बेनिफिट हो। रिवोकेबल ट्रस्ट के तहत जो सेटलर होता है, बेसिकली 3 इसमें किरदार होते हैं। पहला सेटलर होता है जो ट्रस्ट बना रहा है,
दूसरा बेनिफिशियरी होता है जिसके लिए बना रहा है, और तीसरा ट्रस्टी होता है जिसके ज़िम्मे उन संपत्ति को मैनेज करना होता है। और रिवोकेबल ट्रस्ट के साथ में जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। सेटलर अपने बेनिफिट को अपने लिए भी उसमें से बेनिफिट उठा सकता है, और उस प्रॉपर्टी पे उसका कंट्रोल भी रहता है, इनकम पे भी कंट्रोल रहता है। वहीं पे अगर हम इरिवोकेबल ट्रस्ट की बात करें तो जिसमें कि एक बार सेटलर ने अपने एसेट को उसमें दे दिया और इरिवोकेबल ट्रस्ट बना दिया, तो फिर वो उसको रिवोक नहीं कर सकता, जबकि रिवोकेबल में वो रिवोक कर सकता है, फिर से वो प्रॉपर्टी को वापस ले सकता है। अब हम ये देखते हैं कि रिवोकेबल स्ट्रक्चर, जो कुछ आस्पेक्ट हैं रिवोकेबल स्ट्रक्चर के, उसके बारे में देखते हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट में भी इसका प्रोविज़न है, सेक्शन 63 इनकम टैक्स एक्ट में, जिसका अगर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक देखें तो उसमें ये है कि जब भी सेटलर के पास पावर होता है रिवोकेबल ट्रस्ट के केस में, कि वो जब भी चाहे उस ट्रस्ट को अपने प्लीज़र पे, जब अपनी मर्जी से, जब भी उसकी मर्जी होगी, वो अपने प्रॉपर्टीज़ को रिट्रांसफ़र कर सकता है, या उससे जनरेटेड इनकम को वो अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकता है। रिवोकेबल ट्रस्ट में इनकम टैक्स, जो ट्रस्ट का जो इनकम होता है, वो इनकम टैक्स भी जो सेटलर होता है वो उसके साथ जुड़ जाता है, और वो सेटलर फाइल करता है अपना इनकम टैक्स, उसमें ट्रस्ट का इनकम जुड़ा हुआ होता है। जो लोग रिवोकेबल ट्रस्ट बनाते हैं उनका मेन पर्पस दो पर्पस होता है। पहला कि वो अपनी प्रॉपर्टीज़ पे या उसके इनकम पे अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं जब तक वो ज़िंदा होते हैं। दूसरा कि वो उनके मरने के बाद जो भी रिवोकेबल ट्रस्ट भी इरेवोकेबल बन जाता है, और उसमें जो बेनिफिशियरी होते हैं उनको एसेट पूरा ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस डिस्कशन से जो हमें निकलता है, जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है रिवोकेबल ट्रस्ट का, कि वो बहुत फ्लैक्सिबिलिटी होती है उसमें, और उसमें कंट्रोल सेटलर के पास रहता है, सेंट्रिस। और जब अपनी मर्जी से सेटलर उसमें नए बेनिफिशियरी को ऐड कर सकता है, पहले से ऐड हुए बेनिफिशियरी को हटा सकता है, और उसके पास पूरा ये स्कोप होता है, या पूरा उसके पास दायरा होता है काफ़ी बड़ा, जिसके तहत वो जो काफ़ी फ्लैक्सिबल नेचर का है, और उसके मैनेजमेंट को लेकर या बेनिफिशियरी को लेकर, उसके एडिशन डिलीशन को लेकर, ये एक बहुत एडवांटेज है ट्रस्ट के केस में, जिसमें बेनिफिशियरी को कभी भी ऐड किया जा सकता है। दूसरा जो ट्रस्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज, जो मैंने पहले भी बताया, कि ये बड़ा एक स्मूथ ट्रांजिशन होता है, जिसमें एसेट भी एक व्यक्ति से दूसरी पीढ़ी में बड़े आसानी से, बड़े हैसल फ्री तरीके से वो चला जाता है, डिवॉल्व हो जाता है। जैसे विल में है कि विल में मरने के बाद जो एसेट है वो दूसरी पीढ़ी को जाता है, या उसमें जिसके फेवर में वो विल लिखा हुआ है उनको जाता है। तो यहाँ भी ट्रस्ट में जो बेनिफिशियरी होते हैं वो उस एसेट के पे मालिकाना हक उनका हो जाता है। एक और चीज़ है कि जैसे अगर आप इरिवोकेबल ट्रस्ट बनाते हैं, तो उसमें जो सेटलर होता है उसका उसका वो उसको ख़त्म नहीं कर सकता, उसका रोल या उसका प्रॉपर्टी पे मलकियत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो रिवोकेबल में वो भी है कि उसकी मलकियत रहती है। एक और बहुत बड़ा एडवांटेज जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, कि ट्रस्ट के केस में जो सेटलर है, अगर बीमारी की वजह से या किसी और वजह से वो डिसीजन लेने की कैपेसिटी में नहीं रहता, तो वो अपने बाद जिसको वो इंचार्ज बनाना चाहता है पूरे अफेयर का, वो फिर ऑटोमेटिकली वो पिक्चर में आ जाते हैं, या वो कंट्रोल में आ जाते हैं। फिर वो प्रॉपर्टी को जैसा डिसाइड हुआ होता है ट्रस्ट डीड में, उस तरीके से प्रॉपर्टी को मैनेज करते हैं और उसके इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिसएडवांटेज एक ही है कि अगर आपने ट्रस्ट बनाया है और रिवोकेबल ट्रस्ट है, तो अगर आपका उस एसेट पे अगर कोई चार्ज क्रिएट हुआ है, या कोई आपके डेटर हैं, क्रेडिटर हैं, वो चाहें तो उस एसेट के ज़रिए अपनी रिकवरी कर सकते हैं। मीन्स कि उस एसेट की री फेंसिंग नहीं होती, वो इंसुलेट नहीं होता फिनेंशियल ऑब्लिगेशन से या किसी स्टेट ड्यूटी से, और इसके जो टैक्सेस लगते हैं वो उस पर एप्लीकेबल है। इन सब सिनेरियो में भी ट्रस्ट, फॉर्मेशन ऑफ ट्रस्ट, लिविंग ट्रस्ट कह लीजिए, रिवोकेबल ट्रस्ट कह लीजिए, वो आज की डेट में बहुत ही बेहतर जरिया है इनकम जनरेटिंग एसेट को अपने तरीके से नेक्स्ट पीढ़ी तक ले जाने का।
और आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये बहुत ही इफ़ेक्टिव माना जाता है और बहुत ज़्यादातर लोग इसको ये ट्रस्ट को फॉर्म करते हैं और अपने एसेट को उसमें डालते हैं ताकि वो अगले उनके नेक्स्ट जनरेशन तक जा सके। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और इसमें एक नई जानकारी है। हम और भी वीडियो बनाएंगे जिसमें नई नई जानकारी ट्रस्ट से रिलेटेड देंगे, जिससे कि लोगों को इसके नए पहलू को जानने को मिले। कुछ ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट के हैं ट्रस्ट से रिलेटेड, वो भी आपसे शेयर करेंगे। आज का पर्पस था आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देना ट्रस्ट को लेकर, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में जो और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होगा उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। आप के मन में जो भी विचार आता है, अपने जो भी सवाल आते हैं, आप उसको ज़रूर जाकर कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमें भी नए आयाम, नए एस्पेक्ट को जानने का मौका मिलेगा और आपकी समस्याओं को समझने का मौका मिलेगा, जिसको हम अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।